सुधांशु जी, आप सत्ता में हैं, आप सरकार है साहब, सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। पाकिस्तान अभी क्या है, पाकिस्तान की क्या स्थिति है? दाने दाने को मोहताज है। वहां कभी आटे की लूट के वीडियो वायरल होते हैं, कभी पानी का झगड़ा होता है, गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। एक एक करके आप जितने भी मुल्क है देख लीजिए। आतंक परस्त पाकिस्तान में नौबत अब यह है कि आर्थिक मदद के लिए उसे भीख मांगना पड़ रहा है, वो हथियार भी उधार के लेता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद डरा सहमा पाकिस्तान भारत को परमाणु वाली गीदड़ भभकी दे रहा है, जिसे सुनकर कई लोग हंस भी रहे हैं। लेकिन देखिए ना, पाकिस्तान की स्थिति एक बार दिखाते हुए मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी। विराट भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। पाकिस्तान की जीडीपी 346, हमारी $346 बिलियन, भारत की 10 गुना ज्यादा है, 3,567। उनके पास $15.4 बिलियन विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार। हमारे पास $654 बिलियन। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है मुद्रा भंडार को अगर आप देखिए। उसके बाद आप गोल्ड रिजर्व देखिए, वो भी कई गुना भारत का है। 65 टन अगर उनका है तो 876 टन, 13 गुना हमारा है। हम क्या कर सकते हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये सरकार को ही बताना पड़ेगा। क्योंकि आम हिंदुस्तानी हर कोई ये जानना चाहता है कि ठीक है, अभी हमने सिंधु जल संधि तोड़ा है, लेकिन उसका असर आते आते टाइम लग सकता है। हम कैसे बदला लेंगे? तो सबकी नजर सरकार की तरफ है। देखिए, जैसे जनरल सिवाज भी कह रहे थे, क्या बदला लेंगे, क्या टैक्टिक्स होगी, डेफिनेटली ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज तय करती है और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, एनएसए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बैठकर बात करेंगे। ये कोई मीडिया में डिस्कस करने वाली बात नहीं है, परंतु मीडिया में सिर्फ यह बताने का विषय है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि धरती के अंतिम छोर तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। और आपने कहा, वाकई भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं है। हम लोग एक बहुत पुरानी फिल्म थी जागृति, जिसमें एक गाना था ना, आओ बच्चों सैर तुम्हें दिखाएं धरती हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इसके ऊपर पाकिस्तान में बेदारी फिल्म बनी थी और उसमें भी यही लाइन थी, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। आज पाकिस्तान में उस पर पैरोडी बनती है कि आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और न हिफाजत जान की। बिल्कुल सच बात है, आज उनकी स्थिति यह है। मगर अफसोस उस पाकिस्तान को आंखों में चमक दिखती है जब वो सरहद के पार यहां देखता है। और वो मैं बोल रहा हूं, ऐसा सुप्रिया जी को ना पता हो, इन्होंने कहा फवाद चौधरी 2 कौड़ी का आदमी। तो 2024 के चुनाव के समय फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए जो शब्द लिखा, ये सारे दर्शक सोच लें ये शब्द इंडी गठबंधन का था या ऐसा लगता है कोई इंडी। उन्होंने क्या कहा, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तब कांग्रेस से बयान आना चाहिए था, ये 2 कौड़ी का आदमी है, ये क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, चुनाव भारत में हो रहा है, ये क्यों बोल रहा है। और ये वही फवाद चौधरी जिसने बतौर मंत्री पाकिस्तान में बयान उठाए जाएंगे। ये एक सेकंड, आपको काउंटर क्वेश्चन कर रही हूं। पाकिस्तान में बयान उठाए जाएंगे ये सोचकर विपक्ष सवाल ही ना पूछे आपसे? नहीं अंजना जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, ये शब्द हूबहू वही है जो इंडी गठबंधन बोलता था। जब पूछा जाता था, आप लोग पूछते थे ना कौन है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, ना मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जाए फिर तय कर लेंगे। इन वर्बेटम ये फवाद चौधरी ने बोला। और ये वही फवाद चौधरी है जिसने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। अगर मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल रहा है तो सरकार का बयान है, तो सुप्रिया जी को मुझे लगता है अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रखना चाहिए कि आरडीएक्स आया कहां से था। अब जहां तक सर गायब होने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं फिर एक बार दर्शकों के सामने एक विषय रखना चाहता हूं। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये पूरे भारतीयों के लिए एक संदेश है सर से गायब होना। क्योंकि याद करिए, आपकी सरकार के जमाने में भारत की सेनाओं सैनिकों के सर काट के भेजे गए थे और रक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना का नाम ले। उन्होंने कहा था कुछ एलिमेंट्स आए थे जिन्होंने ऐसी हरकत की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फिर सुषमा स्वराज जी ने जब बहुत जबरदस्त भाजपा ने विरोध किया कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके इनकी रक्षा मंत्री ने अपने सेकंड बयान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान की आर्मी का नाम लिया था। और जो दूसरा इन्होंने कहा कि धर्म नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया, जात नहीं पूछी गई, सिर्फ धर्म ही नहीं, जिस पे लड़ाते हैं। कर्नाटक के आज के इनके मंत्री अनाप शराब बयान दे रहे हैं, तब कर्नाटक के लोग कहते थे कि इनके एक मंत्री ने कहा था कि साहब वहां से टैक्स ज्यादा आता, उत्तर में कम, तो किसी को छोड़ा नहीं। तमिल हिंदी पे लड़ा लो तो भी उनकी नगर में ना कोई तमिल है, ना कोई हिंदी भाषी, ना कोई मराठी है, ना कोई हिंदी भाषी है। और जांच के आधार पे मैं सिर्फ एक फूड फॉर थॉट देता हूं, सारे दर्शकों को सोचना चाहिए। कश्मीर घाटी में कहा जाता सिर्फ कश्मीरी पंडित बचे,
5% हिंदू बचा था, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित थे। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, क्या भारत में कोई ऐसा राज्य हो सकता है जहां एक ही जाति पाई जाती है? एक ऐसा जिला आप नहीं दिखा सकते जहां एक ही जाति पाई जाती है। इसका मतलब क्या था? तमाम जातियां थी, वो सब कहां गई? कट गए या कन्वर्ट हो गए। अच्छा। अगर मतलब पूरा हिंदू समाज वहां अगर कुछ 100 साल पहले था तो उसमें SC ST OBC सब थे। अगर जम्मू में है तो कश्मीर में भी थे। कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए। आज से 80 साल पहले जो भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके SC ST OBC कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए। इसीलिए जब सर गायब वाली चलती है पॉलिटिक्स, तो वो सर नहीं देखती है। आप जाति की गणना का हेड काउंट करिए, सर काटने वालों के लिए उस गणना में एक ही गणना है, वो है हिंदू। और हिंदू आइडेंटिटी पर ही आतंक का हमला है, और हिंदू आइडेंटिटी पर ही इन पार्टियों का हमला है। ठीक है, आपके नेताओं के बयान भी सुप्रिया जी नहीं थम रहे हैं। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। सैफुद्दीन सोज साहब कहते हैं अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है तो हमें मान लेना चाहिए। ये बयान क्यों इस तरह के आते हैं? क्योंकि देश आहत होता ना, सबको बुरा लगता है। आप सोचिए, जो लोग जिनके अपने खोए हैं उनको सुनकर बुरा नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल बुरा लग रहा होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल निर्णायक एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से, और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि हमारी जो देश विरोधी ताकतों को वो पनाह देते हैं उनकी रूह कांप जाए। लेकिन मैं उसमें यह भी पूछना चाहती हूँ, सिद्धारमैया जी के बयान की चर्चा हो रही है। उनका जो बयान था वो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में था कि पीस होनी चाहिए या जो भी, लेकिन अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं कहती हूं पीस का टाइम चला गया। जो करना है पाकिस्तान के साथ कीजिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन अपने मंत्रियों से कहिए कि इतने बड़े आतंकी हमला का ठीकरा 140 करोड़ जनता के ऊपर तो ना फोड़े। क्या कहा था पीयूष गोयल जी ने? जब तक 140 करोड़ जनता राष्ट्रवाद नहीं मानेगी तब तक ऐसा होगा। आपको किसने सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है इस पूरे देश को? आप इस देश को देशद्रोही कहेंगे? एक आप और एक मोदी जी देश प्रेमी है, बाकी सारा 140 करोड़ देशद्रोही है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद नहीं कर रहे इसलिए ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रवाद पर, इस देश के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने का हक किसने दिया? मैं यहां पर एक बात और कहना चाहती हूं। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें कही गई, और मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह पूछना चाहती हूं, मुझे भी पता है 300 किलो RDX कहां से आया था। क्या किया हमने जो 300 किलो RDX लाकर हमारे 40 जाबाजों की शहादत कर गए? क्या किया हमने उन लोगों को जहां पर 20 जाबाजों की शहादत गलवान में हुई थी? हमने तो चीन से व्यापार बढ़ा लिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। आंख में धूल झोंकने के लिए हमने कुछ एप्स बैन करिए। बताइए मुझे, क्या किया आपने? और एक बात यह सच है सुधांशु जी, आप सही कहते हैं, 1989 में कश्मीर में भीषण नरसंहार हुआ था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, आपके द्वारा समर्थित थी। आप उस केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे थे जब यह नरसंहार हो रहा था। क्यों नहीं आपने विड्रॉ किया? आपने आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विड्रॉ किया, लेकिन आपने उस नरसंहार पर क्यों नहीं विड्रॉ किया? आप क्यों बने रहे घटक दल बाहर से समर्थन देने के लिए? और एक बात अंजना जी, मैं यहां पर अब उस बात को आगे करने के लिए कहना चाहती हूं। मेरे हाथ में ये एक विज्ञापन है जो 28 नवंबर 2011 को, 26 नवंबर 2011 को एक बेहद भीषण आतंकी हमला मुंबई में हुआ। यह वो पोस्टर है जो बीजेपी ने इशू किया, मैगजीन्स में छपा, अखबारों में छपा। यह कहता है ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वीक गवर्नमेंट इनकेपेबल, फाइट टेरर, वोट बीजेपी। 2 दिन बाद आपने यह पोस्टर इशू किया था। असलियत यह है कि मोदी जी 48 घंटे के अंदर ताज होटल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह आपका राष्ट्रवाद हो सकता है। हमारा राष्ट्रवाद अभी भी कहता है हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। और जहां तक ट्वीट साझा करने की बात है सुधांशु जी, ऐसे तमाम ट्वीट्स आपके और मोदी जी के हैं जो इतने गंदे, इतने भद्दे, इतने रेपिस्ट और बलात्कारी साझा करते हैं कि देखकर शर्म आ जाए। तो क्या आप जिम्मेदार हैं उसके लिए? कल को अंजना जी कुछ ट्वीट करें और कहीं और पर उसको कोई रीट्वीट करके फब्तियां कसे तो उनकी जिम्मेदारी है? ये बताइए मुझे। या मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे ट्वीट पर कोई कुछ कहेगा? या मोदी जी की जिम्मेदारी है कि उनके ट्वीट्स को ऐसे लोग साझा करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जो लोग औरतों को रेप करने की, औरतों को गंदी गंदी मां बहन की गालियां उसी इंटरनेट पर देते हैं जहां पर ये लोग हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहती हूं अंजना जी, पूरा कर लें उसके बाद आ रही हूं। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल ये तो, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सेंसिटिव इशू पर कि सरकार क्या करेगी डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बेस्ट प्लेस्ड है जानने के लिए आपकी क्या प्रिपेयर्डनेस है,
क्या इंटेलिजेंस हमारे पास है, हम अगला क्या करना चाहते हैं, सरकार बेस्ट प्रिपेयर्ड है। वी डोंट वांट टू सेकंड गेस द गवर्नमेंट ऑन दिस। आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली, उसमें हमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हम एक ही बात तो कह रहे हैं, ये देश में आज थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि लोगों को लग रहा है आतंकी ऐसा कैसे कर गए। 200 किलोमीटर अंदर आतंकी आते हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आते हैं, लोग जो बेचारे अपनी यादें और वहां कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे उनको मारकर चले जाते हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के प्रतिपक्ष को और इस देश के सत्ता पक्ष को एक साथ संसद में खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हम आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेंगे, उसके खिलाफ हम एकजुट हैं। ऐसा करने से आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों नहीं संसद का एक सत्र बुलाते हैं? सारे जनप्रतिनिधियों को बोलने का मौका दीजिए, लोगों को यह विश्वास दिलाइए, ढांढस दीजिए कि इतने नाजुक मौके पर, इतने संवेदनशील मौके पर हम एक साथ हैं। लेकिन आप तो घिबली पोस्ट बना रहे हैं, आप तो राहुल गांधी के पोस्टर इशू कर रहे हैं, आप तो रावण के चेहरे बनाकर चला रहे हैं। आप ये कैसे करिएगा? मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं अगर आप राजनीति नहीं करिएगा। और एक बात मैं अंजना जी अंतिम कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। ऐसा नहीं है कि यह अभी पहली बार हो रहा है। 9 जून 2024 को जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, रायसी, जम्मू के रायसी में 10 श्रद्धालुओं की बम से बस में हत्या कर दी गई। एक शब्द हमने नहीं सुना। और 9 जून से लेकर 22 अप्रैल तक, और इसमें मैं 28 लोगों को नहीं गिन रही हूं, 90 से ज्यादा लोगों की आतंकी हमलों में मौत हुई। इसमें हमारी सेना के ब्रिगेडियर, कर्नल, डीएसपी, सुधांशु जी शामिल हैं, हमारे नागरिक शामिल हैं। सुधांशु, एक बार भी नहीं बोला सरकार ने, एक शब्द नहीं बोला। 90 लोगों की हत्या कर दी गई, कैसे हो गया ये? सुधांशु जी। अब बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल मैं पुनः कहूंगा, फिर मैंने जो जो फैक्ट बोले कोई जाके चेक कर ले। 26/11 के हमले के बाद भारत के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष फाली होमी मेजर ने 2016 में बाद में अपने इंटरव्यू में कहा कि एयरफोर्स पूरी तरीके से कार्रवाई करने की तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। उस समय के आईबी चीफ ने भी बाद में यह बात बताई कि इंटेलिजेंस इनपुट थे। और जो इन्होंने कहा कि टेररिस्ट का अटैक होता था एट इट्स विल, जो ये पोस्टर दिखा रही है, बिल्कुल ये सही बात थी। मैं दर्शकों से कहता हूं जाकर चेक करिए। नवंबर 2008 में मुंबई में धमाका हुआ था, उससे ठीक 2 महीने पहले सितंबर 2008 में दिल्ली में धमाके हुए थे, कनॉट प्लेस में। और उससे पहले 2007 में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालत में धमाके हुए थे। 2008 से 2004 के बीच में सुप्रिया जी को मैं चुनौती देता हूं, कोई एक जगह बताएं। जयपुर में धमाके हुए, सूरत में धमाके हुए, लखनऊ, फैजाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, नासिक, कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? इसीलिए कहा गया था टेररिस्ट कमिंग एंड स्ट्राइकिंग एट इट्स विल। और उसके बावजूद शांति वार्ता भी चल रही थी। और फिर क्या कहा जाता था? अमन की आशा का तमाशा दिखा के कहा जाता था शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और हमने पिछले 11 साल में एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया है, एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। और दूसरी राजनीति क्या होती है? कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता। अंजना जी, समस्या क्या है? देश को एकजुट होने की क्यों जरूरत? आतंकवाद का मजहब नहीं होता जब वो गोली चला रहा होता है, जब वो मार रहा होता है। जैसे उस पर कार्रवाई होने लगती तो आतंकवादी का मजहब हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट अटल जी की सरकार के समय में आया, इन्होंने क्यों हटाया मनमोहन सिंह सरकार में? कि उसके लिए मुसलमान उसमें ज्यादा मारे जाते। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, पर इस कार्यक्रम का अंत करने से पहले सिर्फ इतना कहेंगे कि भारत, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। भारत कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले सकता है। तमाम राजनेता एक सुर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बोलिए। एक दूसरे से लड़ने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। देखते रहिए आज।